हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में, जिसमें अपन ने टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें अपन ने कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बात की थी। आज अपन चर्चा करेंगे एंजाइमों के नामकरण और उनके वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइमों के नामकरण की अगर अपन बात करें तो एंजाइमों के नाम के अंत में एक वैज्ञानिक हुए हैं ड्यूकोलैक्स, उनके अनुसार एंजाइमों के नाम के अंत में एज अनुलग्न क्या लगाया जाता है? एज अनुलग्न लगाया जाता है, यानी कि सफिक्स लगाया जाता है। जैसे कि सुक्रेज, लाइपेज, प्रोटीएज आदि। इसके अलावा नामकरण का जो आधार है वो दो प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले क्रियाधार, यानी कि सबस्ट्रेट के आधार पर। किसके आधार पर? क्रियाधार के आधार पर। क्रियाधार के आधार पर का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी एंजाइम जिस किसी भी सबस्ट्रेट पर क्रिया कर रहा है तो उस सबस्ट्रेट के नाम में क्या जोड़ दिया जाता है? एज जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सुक्रोज, इसका जल अपघटन करने वाला जो एंजाइम है वो कौन है? सुक्रेज। इसी प्रकार से प्रोटीन, एंजाइम का नाम हो जाएगा प्रोटीएज। लिपिड या वसा पर क्रिया करने वाला लाइपेज, माल्टोज पर क्रिया करने वाला माल्टेज, फ्रक्टोज पर क्रिया करने वाला फ्रक्टेज। इस प्रकार से क्रियाधार के आधार पर एंजाइमों के नाम रखे गए हैं। दूसरा जो नामकरण का आधार है उसकी अगर अपन बात करें तो वो आता है रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। सपोज कीजिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण को निरूपित करती है तो एंजाइम में नाम में जोड़ दिया जाता है ऑक्सीडेज। फॉर एग्जांपल पीछे भी अपन ने बात करी है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके अलावा डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है। तो एग्जांपल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी प्रकार से अगर रिडक्शन यानी कि अपचयन की प्रक्रिया होती है तो एंजाइम का नाम हो जाता है रिडक्टेज। तो इस प्रकार से क्रियाधार के नाम के आधार पर और उत्प्रेरित होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर भी एंजाइमों के क्या रखे गए हैं? नाम रखे गए हैं। लेकिन यदि अपन बात करें IUB यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ के अनुसार यदि किसी एंजाइम का नाम रखा जाए तो उस एंजाइम के नाम में आपको उस अभिक्रिया जिस पर वो क्रियाधार जिस पर वो क्रिया कर रहा है, इसके अलावा वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिस प्रकार की भी घटना घटित हो रही है, उन सब चीज़ों के बारे में अपने को पता लगना चाहिए। तो जैसे कि सपोज कीजिए एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। सामान्य नाम अपन क्या पढ़ते हैं? हेक्सोकाइनेज। अब इस हेक्सोकाइनेज का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ATP डिहेक्सोस 6-फॉस्फो ट्रांसफरेज, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसका वैज्ञानिक नाम, इसके आधार पर अपन पूरी व्याख्या कर सकते हैं कि जो क्रियाधार है वो डिहेक्सोस यानी कि डेक्स्ट्रो शुगर है कोई, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ATP यहाँ यूज़ किया जा रहा है और जो मेन प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है? एक ग्रुप का, यानी कि कौन से ग्रुप का? फॉस्फेट ग्रुप का
फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज से अपने को पता लग रहा है कि स्थानांतरण, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का क्या किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। तो यदि अपन यहाँ जैसे देखें तो ये जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार से होगी, ग्लूकोज पर क्रिया करता है हेक्सोकाइनेज, एटीपी यहाँ यूज आता है और जो उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये 6 कार्बन शुगर है, इसलिए डी हेक्सोस एटीपी यहाँ यूज आता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो कि यहाँ फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज पर 6 नंबर की पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखा 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। तो वैज्ञानिक नाम या जो एक जिसको अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो जैव रासायनिक संघ है IUB, उसके अकॉर्डिंग यदि नाम रखा जाए तो किसी भी एंजाइम का जो पूरा नाम होता है वो इस प्रकार होता है, जिसमें अभिकारकों के बारे में या क्रियाधारों के बारे में और होने वाली अभिक्रिया के बारे में अपने को पूरी की पूरी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं एंजाइमों के वर्गीकरण की। तो एंजाइमों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनके द्वारा उत्प्रेरित होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के आधार पर किया गया है, जिसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं OTHILL। O फॉर ऑपरेशन, T फॉर थिएटर, H फॉर हीरालाल और ILL यानी कि इल, बीमार। तो आप वर्गीकरण के आधार पर जो भी वर्ग बनाए गए हैं, 6 वर्ग बनाए गए हैं एंजाइमों के, उनको आप एक ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हीरालाल बीमार है यानी कि इल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, O4 जो पहला वर्ग है वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा वर्ग है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा T ट्रांसफरेज, जिसको आप ट्रांसफरेजेस भी कह सकते हैं, ट्रांसफरेज। तीसरा जो H है वो है हाइड्रोलेजेस, यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम जो हैं, हाइड्रोलेजेस। इसके बाद में जो नंबर 4 वर्ग है आइसोमरेजेस या आइसोमरेज। इसके बाद जो 5वां है L फॉर लाइसेजेस, और जो 6वां L है वो आता है लाइगेज यानी कि लाइगेजेस। तो इस प्रकार से आप IUB यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ के द्वारा जो एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उनको याद रखने की आपको एक ट्रिक मैंने बता दी है। OTHILL, O फॉर ऑपरेशन, T फॉर थिएटर, H फॉर हीरालाल और ILL यानी कि ऑपरेशन थिएटर में हीरालाल बीमार है या हीरालाल इल है। अब अपन इन वर्गों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अब जो वर्ग हैं जिनके बारे में अपन ने ट्रिक बनाई है, ऑपरेशन थिएटर में हीरालाल इल है, O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले। तो यदि अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें अपन लिख सकते हैं O2 का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का निकलना। इसी तरह से रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, O2 का निकलना या इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज वर्ग में ऐसे एंजाइमों को रखा गया है जो इनमें से किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोजिनेज जो कि डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया यानी कि विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। रिडक्टेज जो इनमें से किसी को यानी कि रिडक्शन अर्थात अपचयन की अभिक्रिया को प्रेरित करता है। ऑक्सीडेज जो कि ऑक्सीडेशन यानी कि अपन जिसे कह सकते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को या O2 के जुड़ने अथवा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के निकलने जैसी जो प्रक्रिया है उसको उत्प्रेरित करता है। क्रेब्स चक्र के दौरान अपन पढ़ेंगे जैसे कि एक अभिक्रिया है वहाँ संपन्न जो होती है सक्सिनिक एसिड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड का क्या करता है, निर्माण करता है। और यहाँ पे सह उत्पाद के रूप में FADH2 यानी कि हाइड्रोजन जुड़ती है तो FAD का तो रिडक्शन और सक्सिनिक एसिड का क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है तो वहाँ से उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो किस ग्रुप में रखा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ग्रुप में रखा गया है। अब इसके बाद नंबर 2 आता है ट्रांसफरेज। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है
ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण करने वाला। तो ट्रांसफरेज ग्रुप जो है या जो वर्ग है उसमें जो एंजाइम रखे गए हैं उनमें वो किसी न किसी क्रियात्मक समूहों को, अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट ए है, ये यहाँ सबस्ट्रेट बी बनाता है, रीजन कि यहाँ कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कोई ना कोई क्रियात्मक ग्रुप यानी कि एक्स ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ इस पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसा कि पीछे अपन ने पढ़ा अभी ग्लूकोज पर ट्रांसफरेज कह दो या हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो एटीपी का यूज करते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या करता है, निर्माण। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पर इस पर क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार से ट्रांस एमिनेज एक एंजाइम है जो ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनमें से NH2 ग्रुप को कीटो एसिड पर स्थानांतरित कर देता है या कीटो एसिड को कीटो एसिड के ऊपर एमिनो जो ग्रुप है उसके ऊपर क्या कर देता है, उसको स्थानांतरित कर देता है। तो ट्रांस एमिनेज हुआ, हेक्सोकाइनेज हुआ, ये इस प्रकार के एंजाइम है जो किसके अंतर्गत रखे गए हैं, ट्रांसफरेज ग्रुप में रखे गए हैं, जो कि क्रियात्मक समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर या आपस में एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरित या उनको परिवर्तित करते हैं। अब जो नंबर 3 आता है वो आता है हाइड्रोलेजेस। तीसरा जो ग्रुप है वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया यानी कि जल अपघटन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले जिनको अपन कहते हैं हाइड्रोलेजेस। अब हाइड्रोलेजेस ग्रुप में क्या है, यहाँ क्या होता है, जो वृहद अणु है, लार्ज जो मॉलिक्यूल है उसको जल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में छोटे यौगिकों में तोड़ दिया जाता है। लेकिन किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज शर्करा है, डाइसैकेराइड जिसको अपन कह सकते हैं, यहाँ एंजाइम काम करता है सुक्रेज, यह उपस्थिति किसकी होती है, जल की, और इसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज और किसमें, फ्रक्टोज में। किसमें तोड़ दिया जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनमें यदि अपन देखें तो यहाँ जल की उपस्थिति में जल अपघटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो ऐसे जो एंजाइम है वो हाइड्रोलेजेस ग्रुप में या वर्ग में रखे गए हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आप आगे अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में और पीछे 11th में आप पढ़ गए हैं, जो लाइसोसोम होता है उसमें पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम हैं वो सब इसी वर्ग से संबंधित होते हैं। इसके अलावा आगे जब मानव जनन तंत्र अपन पढ़ेंगे तो वहाँ शुक्राणु की संरचना में जो एक्रोसोम होता है उसमें पाए जाने वाले जो स्पर्म लाइसिन है वो जो एंजाइम है वो भी किस प्रकृति के होते हैं, हाइड्रोलेज यानी कि जल अपघटनी प्रकृति के होते हैं। अब इसके बाद बात आती है आई फॉर आइसोमरेजिस, यानी कि जो चौथा वर्ग है वो आता है आइसोमरेजिस। अब आइसोमरेज जो एंजाइम है, आइसोमर यानी कि समावयवी, और आइसोमरेज यानी कि जो समावयवीकरण की प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, समावयवीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान संपन्न होने वाली एक अभिक्रिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो यहाँ जो ये एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को उसके समावयवी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ आइसोमरेज वर्ग में वो एंजाइम रखे जाते हैं जो एक सबस्ट्रेट को उसके समावयवी दूसरे सबस्ट्रेट में क्या कर देते हैं या क्रियाधार में परिवर्तित कर देते हैं। अब जो नंबर 5 जो वर्ग है वो एल फॉर लाइसेज या लाइसेज। यहाँ आप ध्यान रखेंगे लाइसेज और लाइगेज दो अलग अलग हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ये है लाइसेज में और हाइड्रोलेजेज में इनमें थोड़ा सा अंतर है। प्रक्रिया वो की हुई है, यहाँ भी बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे अणुओं में कन्वर्ट किया जाता है या छोटे यौगिकों में तोड़ दिया जाता है। वृहद जो यौगिक हैं उनको छोटे यौगिकों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वो प्रक्रिया वो की हुई है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, यहाँ पर जल की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जल की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। इसका भी एक अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही संपन्न होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाईफॉस्फेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, PO4 लिख सकते हैं या F16P आप सीधा लिख सकते हैं। एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है एंजाइम का? एल्डोलेज। ये रिवर्सिबल अभिक्रिया है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये लाइसेज जो कि प्रकृति का एंजाइम है, लाइसेज वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये टूट करके यहाँ डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन फॉस्फेट और इसके अलावा 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये जो वृहद 6 कार्बन कंपाउंड था, यानी कि 6 कार्बन यौगिक था, वो 3-3 कार्बन के 2 अलग अलग छोटे यौगिकों में परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पर जल की अनुपस्थित नहीं होती, यहाँ जो है वो मैग्नीशियम आयन जो है वो काम करते हैं। अब जो अंतिम जो 6वां वर्ग है वो आता है अपना लाइगेज। याद रखेंगे आप, लाइगेज, ये लाइसेज और ये लाइगेज, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। लाइसेज और हाइड्रोलेज, यहाँ बड़े यौगिकों को तोड़ करके छोटे यौगिकों में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ छोटे छोटे यौगिकों को जोड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि श्रृंखलाबद्ध हो सकता है लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, इसके अलावा DNA लाइगेज, जो कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसके लिए, DNA लाइगेज। नाम याद रखेंगे आप, लाइगेज जो है उसके आगे आपको क्या रखना है, केवल DNA लगाना है। DNA लाइगेज, DNA लाइगेज क्या करता है कि जो DNA के टुकड़े होते हैं, DNA के मान लीजिए पहला फ्रेगमेंट है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, तो यहाँ ये DNA के टुकड़ों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करके इनको जोड़ता है और एक बड़े या सतत DNA अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये एंजाइमों के वर्गीकरण के बारे में अपन ने यहाँ चर्चा की। यहाँ से आपको एक छोटा प्रश्न जरूर मिल सकता है 1 नंबर तक का, और इसके साथ अपना जो एंजाइम जो अपना चैप्टर है इस यूनिट का वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।